नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोगों ने सेट थ्योरी में बेसिक इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था अच्छे से। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स वगैरह, टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, और जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है, ठीक है, उन चीज़ों के बेसिस पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी डिस्कस कर लिया था और मैंने ये भी बताया था कि उन कंसेप्ट्स के बेसिस पे आप आसानी से कोई भी रेफरेंस बुक उठा करके, ठीक है, आइदर वो आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, ठीक है, के सी सिन्हा हो, कोई भी बुक हो, आप ले करके ईज़िली आप उन कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपने पिछले लेक्चर्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स में जहाँ हम लोगों ने सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था, और अपने जस्ट पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने इंटरवल के बारे में डिस्कस किया था, उन चीज़ों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 ऑफ एनसीईआरटी दिए गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम फिलहाल आज डिस्कस करेंगे, जहाँ हम लोग जो भी कंसेप्ट पढ़े थे अपने पिछले दिनों, उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सब आपको दिखाई देगा एक्सरसाइज 1.1 और 1.3 ऑफ एनसीईआरटी में। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां आपको कन्फ्यूज़न आ सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ एक्सरसाइज 1.3 के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां आपको प्रॉब्लम आ सकता है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी में आपको कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिन 6 क्वेश्चंस में से पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो नल सेट, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है नल सेट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेना, आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है, कि वहाँ रोस्टर फॉर्म में फाई आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, एलिमेंट मिल गया तो नल सेट नहीं होगा, एलिमेंट नहीं मिला तो वो एक नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा सेट हमारा फाइनाइट सेट है और कौन सा हमारा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, वो भी एक इजी लेवल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी, अगर दिया गया तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर दिया गया है तो सबसे पहले आप उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तब आपको पता चलेगा कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो वही बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट है। क्वेश्चन कितने पार्ट है? 5 पार्ट्स। ठीक है, जिन 5 पार्ट्स में से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल है, आसान है, आराम से आप बना सकते हो, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आपको 4th और 5th पार्ट में आए। ठीक है, क्यों आ सकता है थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या गया, यहाँ भी बोला गया है आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं सेट। ठीक है, जो कि हमारा लैंग्वेज के फॉर्म में अगर आपको कहीं दिखता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट दे रहा है कोई भी चीज़, तो आप समझ जाना वो हमारा क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया सेट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4था नंबर में क्या बोला गया, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। आपको पूछा गया है जो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ जो है वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि एनिमल्स इतने सारे हैं, हम कैसे गिन पाएंगे। ठीक है, अब उतने सारे एनिमल्स, अब टाइगर का ही सेट बनाना है तो टाइगर का सेट हम कैसे बनाएंगे, कैसे मालूम चलेगा कितना सारा टाइगर हम कहाँ से ढूंढने जाएंगे। तो आपके मन में चल रहा होगा कि ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कैसे काउंट करेंगे उन चीज़ों को हम लोग। ठीक है, तो आपके मन में यही चीज़ चल रहा होगा कि एनिमल्स जो भी हैं, एनिमल्स का सेट जो अर्थ पर रह रहे हैं, उन चीज़ को काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स में हम लोग सोचने लगेंगे वो एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, और जैसे ही आप एनसीईआरटी के आंसर को देखते हो तो ऐसा ही आपको एक बड़ा सा झटका लगता है कि वहाँ आंसर मिलेगा क्या, फाइनाइट। ठीक है, तो ये क्यों हो गया। तो देखिए बच्चों, एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान देना। देखिए, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है, एक ख़ास बात जो आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जनगणना और जानवर गणना दोनों करती है। ठीक है, जनगणना और जानवर गणना दोनों होता है। ठीक है, अगर जनगणना के हिसाब से हमें पता है कि
हमारा पॉपुलेशन कितना है, तो कहीं ना कहीं एक जो आंकड़ा आपके सामने गवर्नमेंट रख रही है, ठीक है, तो वो आंकड़ा कैसे रख रही है, तो वो आंकड़ा रख रही है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, ठीक है, काउंट कर रही है, हर जगह के बेसिस पे काउंट होकर के जाता है। आपके घर में भी आते होंगे लोग, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह आते होंगे या कहीं के भी गवर्नमेंट स्टाफ आते होंगे, ये काउंट करने के लिए आपके घर में कितने लोग हैं, कितने यंग वंस हैं, कितने बच्चे हैं छोटे छोटे, कितने लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, ये सारे लिख करके वो ले जाते होंगे। क्यों? ये होता है इंसान का कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे उनका गणना हो रहा है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से जानवर गणना भी होता है, ठीक है। आपको पता है, आप लोग जब पढ़ते होगे अपने सोशल सब्जेक्ट्स वगैरह, तो आपको पता होगा, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ जानवर एक्सटिंक्ट में जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में जा रहे हैं, बिकॉज एनिमल्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, टाइगर घट गया है, कम हो गया है। ये सब चीज़ कैसे पता चल रहा है? तो ये सब एक आंकड़ा रखा हुआ है इस गवर्नमेंट के अंदर कि अर्थ पे कितने टाइगर्स अवेलेबल है, कितने लायंस अवेलेबल है, एलिफेंट्स कितने हैं, ये सब सारी चीज़ वो काउंट करके रखे हुए हैं, एक अपने हिसाब से रजिस्टर्ड है वो चीज़, ठीक है। दैट्स वाई दिस टाइप्स ऑफ सेट्स आर क्या, फाइनाइट सेट। वो एक तरह का क्या कहलाएगा, फाइनाइट। अगर उस गवर्नमेंट के नियम के अनुसार हम चलें, ठीक है, तो वो क्या है, एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जानवर गणना और जनगणना दोनों के चलते ये जो चीज़ हमारे सामने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। बट एक्चुअली तो सच्चाई यही है कि काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस गवर्नमेंट के नियमानुसार हम ये चीज़ सोचते हैं और यही चीज़ का हमें पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को बोलेंगे क्या है, एक फाइनाइट सेट, ठीक है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आप सबको पता है ओरिजिन किसको बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल, तो देखिए ओरिजिन से ये भी सर्कल पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, बहुत सारा सर्कल। आप जितना मन चाहे उतना रेडियस का और बड़ा बना दो, पास करवा दो, और बड़ा बना दो, पास करवा दो। मतलब सेंटर से, ओरिजिन से पास होने वाले ढेर सारे सर्कल आप बना सकते हो, तो उसका कोई काउंट करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ये क्या है बच्चों, तो ये एक प्रकार का हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बाकी तो आसान है, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में वहाँ भी बेसिक क्वेश्चन से इक्वल सेट पूछा गया है, कौन सा पेयर इक्वल सेट है। तो आपको 2 सेट दिए गए होंगे और उन दोनों सेट को देखने के बाद आपको बोला गया बताइए कि 2 गिवन पेयर ऑफ सेट्स हमारा इक्वल सेट है या नहीं। तो आपको पता है बच्चों कि इक्वल सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ए का सारा एलिमेंट बी में दिखना चाहिए और बी का सारा एलिमेंट ए में दिखना चाहिए, तभी क्या कहेंगे, उसको हम इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको ध्यान देना है, बना लेना, और याद रहे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट जरूर करना सेट बिल्डर फॉर्म को, ताकि आप एक्चुअली एलिमेंट्स को पहचान सके और उसके बेसिस पे सेट्स का इक्वलिटी दिखा सके, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हो, आपको ए बी सी डी ई एफ एंड जी नाम का आपको ये सेट दिया गया होगा, ठीक है। और आपको क्या बोला गया होगा, आपको ये चीज़ बोला गया होगा कि इसमें से आप बताओ कि इक्वल सेट का कौन कौन सा पेयर बन सकता है, ठीक है। तो इन सारे सेट्स में से कौन कौन इक्वल सेट्स है, ठीक है। पेयर बनाना है, पेयरिंग करना है, ठीक, सेलेक्ट करना इक्वल सेट कौन सा है। तो आपके सामने हॉरिजेंटली क्वेश्चन ऐसे दिखा गया होगा बुक में। तो आप क्या करना बच्चों, सबसे पहले आप इन सबको इस तरह से अरेंज कर देना एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, ठीक है। और अरेंज करने के बाद तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तरीका होता है इक्वल सेट। अगर देखो आप क्या करोगे, आप रैंडमली चुनना शुरू कर दो, अगर इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, कभी इसको देख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो तरीका समझना, अप्रोच क्या ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करना, इस ए को उठाना और ए को सबसे कंपेयर करते चलना। ए को बी से कंपेयर करो, ए को सी से कंपेयर करो, ए को डी से कंपेयर करो, ए को ई से, ए को एफ से और ए को जी से, सबसे कंपेयर करो ए को, ठीक है। चलो ए को अगर हम बी से कंपेयर करते हैं तो क्या ये दोनों इक्वल सेट होगा, नहीं होगा, चलो ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू बी है। ए को सी से कंपेयर करो, 4 8 12 14 है क्या, इसमें नहीं है, तो ए भी नॉट इक्वल टू सी होगा। क्या ए डी के इक्वल है, नहीं, ई के इक्वल नहीं, एफ के इक्वल नहीं, जी के इक्वल नहीं, तो ए इन सब में से किसी के इक्वल नहीं है, तो ए का काम ख़त्म, हमारा ए किसी के भी इक्वल नहीं है। उसी तरह सब हम किसका स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग करना। बी से चेक करेंगे, क्या बी से सी के इक्वल है, बी डी से इक्वल है, बी ई से इक्वल है, बी एफ से इक्वल है, क्या बी जी के इक्वल है, चेक करो। बी सी के इक्वल है क्या,
नहीं है। बी डी के इक्वल है क्या? हाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 इधर उधर दिख रहा है। इट मीन सबसे पहला हमारा जो इक्वल सेट निकल गया वो कौन है? बी इक्वल टू डी। ठीक है, चलो उसी तरह से बी ई के इक्वल है नहीं, बी एफ के इक्वल नहीं, बी जी के इक्वल नहीं। तो बी से सिर्फ इक्वल सेट का पेयर कितना मिला? मात्र एक पेयर, कौन सा? बी बराबर डी। चलिए उसी तरह से अब हम किससे पेयर करेंगे? सी से चेक करेंगे। सी डी के इक्वल है, ई एफ जी, सबसे चेक करके देखो। तो सी डी के इक्वल नहीं है, सी ई के भी इक्वल नहीं है, सी एफ के भी इक्वल नहीं है, सी जी के भी इक्वल नहीं, तो सी से भी कोई पेयर इक्वल नहीं है। फिर आगे बढ़ जाएंगे डी से। डी ई के इक्वल है, एफ के इक्वल है, जी के इक्वल है, चेक करो। डी ना ई के इक्वल है, ना ही एफ के इक्वल है, ना ही डी जी के इक्वल है, तो यहाँ भी हमारा कोई पेयर नहीं बना हुआ। ई से चेक करते हैं, क्या ई एफ के इक्वल है, क्या ई जी के इक्वल है, चेक करो। क्या ई एफ के इक्वल है? नहीं। क्या ई जी के इक्वल है? जी हाँ। -1 1 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी 1 और -1 दिख रहा है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा ई जी के इक्वल है। ठीक है, और फिर आते हैं हम किस पे? एफ़ पे। तो क्या एफ़ जी के इक्वल है? नहीं है। ठीक है, अब आप कहाँ जाओगे? जी। अब सोचोगे आप जी को फिर ए से देखेंगे, तो भैया ए से जी का कंपैरिजन हो चुका है, बी का भी जी से कंपैरिजन हो चुका है। मतलब हम लोगों ने हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से चेक कर लिया और हम लोगों ने देखा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही 2 पेयर्स आ रहे हैं इस पूरे सेट में, जो कि आपस में क्या है? इक्वल है। तो इस तरह से आपको सोचना है, जब आपको पेयर बनाने के लिए बोले तो इस तरह से आपको सोचना है, एक एक करके कंपैरिजन करते चलना है, यहाँ पर कंफ्यूजन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 1.2 का जो भी 6 क्वेश्चन था आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आया होगा, समझ में आ गया होगा। जो बाकी मैंने स्किप किया है उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर बना लें, सिंपल है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में जा कर के आप मुझे वहाँ बताएं कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है लिख दें वहाँ पे, मैं आपको ज़रूर उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन पे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों का स्नैपशॉट ले लें, लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन का। तो एक्सरसाइज 1.3 में जहाँ तक मुझे लगा कि सारे क्वेश्चंस जो भी हैं वो आपसे आराम से बन जाएंगे। बस एक क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट आए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है ना। बाकी क्वेश्चंस आसान हैं, आप आसानी से कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको सिखाए थे किसी गिवन सेट का, तो उस टाइप का क्वेश्चन है वहाँ पे। इंटरवल में मैंने जो भी चीज़ पढ़ाया था उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड इंटरवल का भी क्वेश्चन है वहाँ पे। यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया हुआ है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक डिस्कस करने लायक था, क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ आपसे बन जाएंगे, और अगर नहीं बनते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ठीक है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा बनाने में आपको तो मैं हेल्प करूँगा आपका। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है बच्चों? यहाँ बोला गया है लेट ए इज़ इक्वल टू, एक सेट दिया गया है ए, और जिस सेट का एलिमेंट क्या है 1, 2, सेट 3, 4। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया भी था कि एक सेट का एलिमेंट खुद एक सेट हो सकता है। मतलब अब इसका एलिमेंट हम ध्यान से देना है, वो ए का एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, और करली ब्रेसेस में 3, 4 एक साथ। ध्यान दीजिएगा, करली ब्रेसेस में 3, 4 एक साथ, ये कंप्लीट एक एलिमेंट है इस ए नाम के सेट का। ठीक है, करली ब्रेसेस में 3, 4 ये पूरा का पूरा एक कंबाइन एक चीज़ है, वो किसका एलिमेंट है? ए का, और ये 5 एक एलिमेंट है ए का। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बताया था बिलोंग्स टू का मतलब और सबसेट का मतलब। ठीक है, क्या होता था, तो उन्हीं चीज़ों के बेसिस में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, चल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पूछा गया है कि करली ब्रेसेस में 3, 4 जो है वो सबसेट है क्या ए का। तो आपको पता है बच्चों कि करली ब्रेसेस में 3, 4 डायरेक्ट एक एलिमेंट है ए का, और जब वो एक एलिमेंट है ए का पूरा, ये कंप्लीट चीज़ जो जैसा दिख रहा है सेम वही चीज़ आपसे पूछ रहा है क्या सबसेट है। ठीक है ना, तो आपको पता है बच्चों कि ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है ए का, तो जब कोई चीज़ इसका एलिमेंट है तो उसका सबसेट नहीं कहलाता है, उसका क्या कहलाता है? वो उसका एलिमेंट, मतलब वो उसमें बिलोंग कर रहा है। हाँ, जैसे कि मैं जैसे यहाँ बोल रहा हूँ कि 1 बिलोंग कर रहा है ए में,
क्यों? क्योंकि 1 ए का एलिमेंट है। लेकिन अगर इस 1 पे मैं करली ब्रेसेस लगा दूं तो अब मैं 1 बिलोंग नहीं, मैं बोलूँगा कि करली ब्रेसेस में 1 सबसेट है ए का। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो। तो 3,4 अगर करली ब्रेसेस में एक सिंगल दिया गया है और वो एज ए एलिमेंट के तौर पे है तो वो इसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर इसमें सबसेट होता तो एक और करली ब्रेसेस लगाते तब सबसेट कहलाता है ना। चलिए, तो ये चीज़ क्या है बच्चों? तो ये हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसका लिख सकते हो, रीज़न क्या लिख सकते हो कि करली ब्रेसेस में 3,4 बिलोंग्स टू ए, दैट्स वाई इट इज़ इनकरेक्ट, है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? करली ब्रेसेस में 3,4, देखिए यहाँ पे खुद ही बोल दिया बिलोंग्स टू ए है क्या, तो हाँ ये करेक्ट है, हमारा सही बात है ना। फिर उसी तरह से करली ब्रेसेस में अंदर में फिर दिया गया करली ब्रेसेस में 3,4, देखिए यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था अभी जस्ट वही चीज़ है। तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है ना। उस तरह से क्या 1 बिलोंग कर रहा है हमें? हाँ, 1 एक एलिमेंट है का, दैट्स वाई उसमें वो बिलोंग कर रहा है। तो ये भी क्या है? करेक्ट है। अगर 1 पूछा जा रहा है सबसेट है क्या ए का? जी नहीं, 1 ए का सबसेट नहीं है। 1 क्या है? 1 ए का एक एलिमेंट है। अगर ये सबसेट होता तो करली ब्रेसेस लगाते तब सबसेट कहलाता। तब ना बोलते हैं कि सेट का एलिमेंट 1 इसमें पाया जा रहा है कि नहीं, तब तो बोलते उसका हम सबसेट है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, चलिए, उसी तरह से क्या करली ब्रेसेस में 1 to 5 सबसेट है ए का? ध्यान से देखिए, 1, 2 और 5 ये अलग अलग एलिमेंट है। वही एलिमेंट यहाँ हमको दिख रहा है करली ब्रेसेस के अंदर, दैट्स वाई ये एक ए का क्या है? सबसेट है। तो ये क्या है बच्चों? ये हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या करली ब्रेसेस में 1 to 5 बिलोंग कर रहा है ए में? जी नहीं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ये क्या है? सबसेट। तो रीज़न लिख सकते हो सीधा सीधा आपकी एक सबसेट है ना, ध्यान दीजिए। फिर करली ब्रेसेस में 1, 2, 3 सबसेट है क्या? नहीं। 3 देख सकते हो, 3 कोई अलग सा एलिमेंट कहीं 3 नहीं दिख रहा है। 3,4 करली ब्रेसेस में एक एलिमेंट है, इसलिए ये चीज़ क्या है? हमारा इनकरेक्ट है बच्चों। तो इस चीज़ का रीज़न क्या लिख सकते हो कि 3 इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। 3,4 करली ब्रेसेस में इज द एलिमेंट ऑफ ए, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, चलिए, उस तरह से क्या 5 बिलोंग कर रहा है हमें? बिलोंग किसके साथ लिखा जाता है बच्चों? जब एलिमेंट होता है। तो क्या कहीं 5 नाम का एलिमेंट आपको दिख रहा है? जी नहीं, दैट्स वाई ये भी स्टेटमेंट क्या है? हमारा इनकरेक्ट है। तो रीज़न क्या लिखेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इट्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, है ना। चलिए, फिर यहाँ देख लीजिए, अब सही स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया है तो ये क्या है? करेक्ट है। 5 सबसेट है ए का, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ए का भी सबसेट 5 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करली ब्रेसेस में 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं, कहीं एलिमेंट के तौर पे हमें 5 नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप रीज़न में लिख देना कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, नॉट अ करली ब्रेसेस 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 सबसेट ऑफ ए होगा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बेसिक चीज़, बेसिक कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा जो भी होगा इस क्वेश्चन से। तो बस ध्यान दीजिएगा बिलोंग्स टू अ सबसेट का यूज़ क्या होता है। अगर बिलोंग्स टू अ सबसेट का यूज़ आपको क्लियर है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। ये सब ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे पूछे जाते हैं बहुत जगह पे, ठीक है ना। तो ध्यान देना इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है उन कंसेप्ट के बेसिस पे ये हमारा एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और जो भी क्वेश्चंस मैंने स्किप किया है बच्चों, उन चीज़ों को आप ज़रूर बनाएं, आराम से बन जाएगा, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9074794609 पे क्वेश्चन अपना सेंड कर सकते हो। यहाँ सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। ये कॉलिंग पर्पस के नंबर नहीं है, यहाँ पे आपका कॉल नहीं लगेगा, नंबर बंद बताया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना डाउट सेंड करें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर भेज दूंगा, या कमेंट सेक्शन पे जा कर के आप बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लेक्चर को ज़रूर, जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ उन वीडियोज़ को आप ज़रूर लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ